मजबूत ग्लोबल संकेतों से आज चौथे दिन बाजार में तेजी दिखाई दी। अमेरिकी महंगाई दर में आई गिरावट का बाजार पर पॉजिटिव असर दिखा। निफ्टी 124 अंक चढ़कर 17,659 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने करीब 500 अंकों का उछाल देखा। बाजार में आज दिन भर और क्या एक्शन हुआ, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो काफ़ी दमदार एक्शन आज दिन भर बाजार में देखने को मिला। बाजार की शुरुआत ही काफ़ी एक्शन पैक रही और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी तेज़ी के बीच ही दिन भर बाजार ने ट्रेड कर दिखाया। क्लोजिंग भी कुछ ऐसी ही देखने को मिली। HDFC ट्विंस लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार को संभाले हुए हैं। आज भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है HDFC और HDFC बैंक की तरफ से आता हुआ दिखा। इसके ठीक पीछे हमने देखा ICICI बैंक में भी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिखा। वहीं IT प्ले आज सुबह से ही IT पैक में आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही थी, चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियां हो या मिड कैप IT स्पेस कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ट्रेड कर रही थी। TCS, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। इसके अलावा अगर कमजोरी वाले शेयर्स की बात करें, आज की तेजी में ITC ने परफॉर्म नहीं किया। आज बैक सीट लेते हुए ITC में कमजोरी हमने देखी। वहीं HUL, भारतीय एयरटेल और हिंडाल्को जैसे कुछ तमाम काउंटर्स रहे जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में आपने देखा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इंपैक्ट मजगांव डॉक, HEG, किर्लोस्कर ऑयल जैसे स्टॉक्स में दिखा, जहां पर शानदार अपमूव मजगांव डॉक और HEG जैसे स्टॉक में करीब 4.25% तक की तेजी मजगांव डॉक में और HEG में 3-3.5% के अपमूव्स हमने देखे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ET नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगी थी और उसके ठीक बाद हमने देखा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आज फोकस में थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, MGL जैसे स्टॉक्स में मजबूती के साथ ट्रेड्स हमने देखे। वहीं मिड कैप में IGL, कमिंस, प्रेस्टीज, AB फैशन और HAL। ऑफ कोर्स HAL नहीं भूल सकते क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग एक अच्छी रिपोर्ट आती हुई दिखी और उसके बाद HAL में आउट परफॉर्मेंस हमने जरूर देखी। डिफेंस प्लेज में HAL सबसे मजबूत। सेक्टर स्पेसिफिक IT, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र में अच्छी मजबूती रही। वहीं FMCG और ऑटो प्लेज परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ऑल इन ऑल अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट इंपैक्ट हमने देखा। अच्छा सेशन रहा और मजबूती के साथ ही इंडेक्स में भी क्लोजिंग रही। और भारत पर दिग्गज ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने भरोसा जताया है। मॉर्गन स्टैनली की दमदार कमेंट्री आई है जिसमें कहा गया है कि एशिया में भारत सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस रिपोर्ट में और क्या डिटेल्स हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी वामाक्षी। पहले उनका कहना है कि घरेलू मांग में मजबूती के लिहाज से एशिया में भारत सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। इसके अलावा साइक्लिकल रिकवरी नज़र आ रही है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बल पर। पॉलिसी फोकस में भी क्लियर शिफ्ट नज़र आ रहा है और पॉलिसीज इकोनॉमी को प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ बढ़ाने पर फोकस कर रही है। प्राइवेट केपेक्स को बढ़ाने के लिए रिफॉर्म के बड़े फैसले भी लिए गए हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी काफ़ी डीलेवरेजिंग कर दी है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के भी जो बैलेंस शीट है उसमें भी काफ़ी अच्छा क्लीन अप होता हुआ नज़र आया है। फाइनेंशियल और इंडिया के लिए जो बढ़ते कच्चे तेल और कमोडिटी के दाम हैं उसमें काफ़ी बड़ी चुनौतियां नज़र आ रही थी, मगर अब प्राइसेस मार्च के 2022 की पीक से गिर चुके हैं और कूल ऑफ हो चुके हैं। इसी के चलते मैक्रो स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स वापस कंफर्ट जोन में नज़र आ रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2022 से लेकर 2023 के लिए भारत की ग्रोथ करीब 7% तक एवरेज कर सकती है और ये ग्रोथ बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। ग्लोबल ग्रोथ को भी भारत का करीब 22% का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। म्यूजिक स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस बदलने वाला है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के मकसद से एयरटेल ने विंक स्टूडियो लॉन्च किया है। इसमें और क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर हमारे सहयोगी दानिश आनंद ने एयरटेल डिजिटल के CEO आदर्श नायर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर आदर्श नायर, ही इज द CEO ऑफ एयरटेल डिजिटल। सर, ET नाउ स्वदेश से बात कर लेंगे। धन्यवाद। आज कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है। विंक ऐप पर आपने एक नए फीचर को इंट्रोड्यूस करा है, तो ये क्या फीचर है और कैसे आपको बेनिफिट करेगा और साथ साथ कस्टमर्स को भी ये कैसे बेनिफिट करेगा? दानिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। दानिश, आज हम विंक स्टूडियो अनाउंस कर रहे हैं। ये हमारा विंक प्रोडक्ट का नया एक्सटेंशन है। तो विंक स्टूडियो आर्टिस्ट के ऊपर फोकस्ड है एंड आज का अभी इंडिया में क्या हो रहा है, देयर इज 5 मिलियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हु इज लुकिंग फॉर अ ब्रेक। और इन लोगों के पास अभी 3 प्रॉब्लम है। एक है डिस्कवरेबिलिटी, वो लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है थ्रू द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स। दूसरा ये है कि उन लोगों को वो एनालिटिक्स जो होता है कि उसका बिजनेस कितना चल रहा है वगैरह वगैरह, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
और तीसरा ये है कि ये सब अल्टीमेटली घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोनेटाइजेशन भी प्रॉब्लम है। सो ये डिस्कवरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड मोनेटाइजेशन, ये 3 बड़ा प्रॉब्लम है जो आज इंडिया का, भारत का जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, इट्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गोइंग बिग। So Wink Studio is the product from Wink, which is going to solve these 3 problems and make Bharat ka artist really be seen by everybody in the far corners of the country, right? So that is what we are announcing today. और अब बात फिल्मी स्टाइल में आयकर विभाग के एक्शन की। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने 5 बिजनेस ग्रुप्स के ठिकानों से करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। जानकारी के मुताबिक रेड के दौरान इन ठिकानों से करीब 58 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सोने के जेवर और 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती मिले हैं। आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। कुछ कर्मचारियों की कैश गिनते गिनते तबीयत भी खराब हो गई और इस पूरी रेड में दिलचस्प बात यह रही कि इसकी स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड फिल्म की तर्ज पर तैयार की गई थी। दरअसल इस रेड के लिए आईटी की पूरी टीम ने बाराती बनकर शहर में एंट्री की। गाड़ियों पर जो है वो यहाँ पर उन्होंने एंट्री की और गाड़ियों पर शादी के स्टिकर चिपकाए गए। कुछ पर लिखा था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि इस कार्रवाई का कोड वर्ड भी था। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग द्वारा एक बहुत बड़ी टीम बहुत बड़ा छापा मारती है, जिसमें अनुमान 390 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति के कागजात बरामद होते हैं। 58 करोड़ की कैश की नकदी बरामद होती है, तो वहीं 32 किलो के करीब सोना चांदी जैसे मूल्यवान आभूषण भी बरामद होते हैं। बता दें कि नासिक की जो आयकर विभाग की टीम है, उनको ये जानकारी मिलती है जगह की, जहां पर वो मुंबई और नवी मुंबई से आयकर विभाग के अफसरों को बुलाते हैं, जिन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। हालांकि 100 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला जो है 400 से अधिक आयकर ऑफिसर्स के साथ जालना की तरफ रवाना होता है नासिक से। और फिर ये जो रेड हैं, इन 2 स्टील कंपनियों के ओनर्स के घर, उनके फैक्ट्रियों और फार्म हाउसेस पर लगते हैं। बता दें कि स्टील फैक्ट्रियों के नाम जो है वो एसआरजे स्टील कंपनी है और कालिका स्टील कंपनी है, जो कि जालना में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पूरा जालना लोहे और स्टील के कारोबार के लिए महाराष्ट्र भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं दोनों कंपनियों के जो ओनर्स हैं, उनके घर पर रेड होती है, लेकिन घर से कुछ अनुमान बड़ी संपत्ति से जुड़े हुए जो कागजात हैं वो बरामद होते हैं, लेकिन कैश नहीं बरामद होता। और फिर फैक्ट्री पर रेड पड़ती है, फैक्ट्री से भी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के जो पेपर हैं वो सामने आते हैं। लेकिन जब टीम पहुंचती है इनके फार्म हाउसेस पर, तो फार्म हाउस से घर के अंदर, फार्म हाउस के अंदर कमरों में रखे गए जो कपाट हैं, उनके अंदर बिस्तर के अंदर लपेटी गई नोट की गड्डियों के जो बैग्स हैं वो बरामद होते हैं। और ऐसे कुल मिलाकर 32 से ज़्यादा नोटों की गड्डी से भरे जो बैग्स हैं वो बरामद हुए हैं। हालांकि जिन्हें गिनने में करीबन दर्जन भर से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल हुआ और 13 से 14 घंटे तक इनकी गिनती चली, तब पता चला कि 58 करोड़ रुपए हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन 2 स्टील कंपनियों के ओनर्स के अलावा 2 प्राइवेट इन्वेस्टर्स के भी नाम सामने आए हैं, जिनके घरों और दफ्तरों पर रेड होती है। आपको बता दें कि एक पूरा स्कैंडल काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा था, जिसको लेकर एक बहुत पुख्ता जानकारी आयकर विभाग की टीम के पास मौजूद थी। रेवड़ी कल्चर को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां चुनाव में फ्री सुविधाओं का वायदा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कई अहम टिप्पणियां भी की हैं और मामले को गंभीर माना है। साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई है। देखिए, आज मुफ्तखोरी वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस पर गंभीरता, बहुत गंभीर इसको मसला बताया है। हमने कोर्ट को यही कहा हुआ है कि इस समय केंद्र और राज्यों के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। टोटल कर्जा 150 लाख करोड़ का है। इसको अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। ना हमें वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ना हमें अमेरिका देगा, ना जापान देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको गंभीर माना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारी पीआईएल का समर्थन किया है और कहा है कि हाँ, जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलनी चाहिए, लेकिन मुफ्तखोरी की जो योजनाएं वो बंद होनी चाहिए। फ्रीबीज के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन उससे
अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को भी देखा जाना जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सरकारों को ये पता है कि वेलफेयर स्कीम क्या है और फ्री की पॉलिटिक्स क्या है। ऐसे में ये तय कर लेना जरूरी है कि सिर्फ फ्री बांटने से कहीं अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान ना पहुंच जाए। हालांकि इस पूरी सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरी सुनवाई के दौरान जो है वेलफेयर स्कीम और फ्री बीच के अंतर को सही नहीं समझा जा रहा है और उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। चूंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ऐसे में राज्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के भले के लिए स्कीम लेकर आए। हालांकि इस मामले में सभी पक्षकारों ने फ्री बीज को तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन के लिए अपनी सहमति दे दी है। ये भी कहा गया है सुनवाई के दौरान कि जो भी एक्सपर्ट कमेटी बने वो बनने के बाद 8 हफ्ते के अंदर इस पर कोई फैसला दे दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले इस मामले में कुछ ठोस फैसले ले सकते हैं ताकि फ्रीबीज के मुद्दे पर यह तय हो सके कि इससे पड़ने वाले अर्थव्यवस्था के असर को तय किया जा सके और साथ ही साथ करदाताओं को यह भरोसा दिलाया जा सके कि वो पैसा जो टैक्स के लिए दे रहे हैं वो उनके विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि सिर्फ राजनीतिक दलों द्वारा वोट पाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीकांत बिसोई के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, ET नाउ स्वदेश, दिल्ली से। और रेवड़ी कल्चर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आम आदमी पार्टी फ्री चुनावी घोषणाओं के मुद्दे को गलत रंग दे रही है। किसी भी सरकार ने हेल्थ एजुकेशन को फ्रीबीज की कैटेगरी में नहीं रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। वहीं उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही प्रावधान के तहत निजी 4 पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माना लागू नहीं होगा। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2146 केस मिले हैं, जबकि 8 लोगों की जान कोरोना से गई है, जो कि करीब 180 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 13 फरवरी को राजधानी में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई थी। देखिए जिस तरह से दिल्ली में दिन ब दिन कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि पब्लिक प्लेसेस में जो मास्क नहीं पहनेगा उसको दिल्ली सरकार अब चालान कर देगी। तो एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में मास्क मैंडेट वापस आ गया है और एक एग्जेम्पशन दी गई है। 4 व्हीलर्स में अगर आप प्राइवेट 4 व्हीलर के अंदर है तो तब आपको फाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर पब्लिक प्लेस में आप बिना मास्क के पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपये का चालान देना पड़ेगा। इसके अलावा इसके काफ़ी रीज़न है दिल्ली सरकार ने ये जो कदम उठाया है। काफ़ी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बैक टू बैक डेली कोविड केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट करे जा रहे हैं और साथ ही साथ जहां तक बात आती है डेथ की, अगस्त अभी तक देखा जाए तो कुल मिला के 40 मौतें हो गई हैं इसी के चलते, और एक्टिव केसेस भी 8000 के ऊपर हैं और खासकर जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगभग 18% के करीब है। तो इन्हीं सारे कारणों के चलते दिल्ली सरकार ने कोविड के नियमों को वापस अब दिल्ली में टफ करने की कदम उठाया है और मास्क मैंडेट अब दिल्ली में वापस आ गया है। अगर आप पब्लिक प्लेस में विदाउट मास्क पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। और अब बात देश भर में मनाए जा रहे भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्यौहार रक्षाबंधन की। देश में परंपरा और मान्यताओं के मुताबिक धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर देश भर के बाजार सजे हुए हैं। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पीएमओ में कार्यरत कर्मचारियों की बेटियों बहनों से राखी बंधवाई है। इसके साथ वाघा और अटारी बॉर्डर पर भी महिलाओं ने देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी भस्म आरती के दौरान महाकाल को विशेष राखी बांधी गई। और अब पेश है आजादी के अमृत महोत्सव पर ET नाउ स्वदेश की स्पेशल सीरीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे मेहनत के पसीने से कमाए जाते हैं और पैसे को कमाने की सबकी अपनी कहानी है। लेकिन किसी ने कभी सोचा है कि इस पैसे की क्या कहानी है? जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आजाद भारत में रुपए की दास्तान जो बदस्तूर जारी है। पेश है ये खास रिपोर्ट।
मैं रुपया हूं, मैं भारत की मुद्रा हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं खुदा तो नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। ये कितना सच है ये तो वही जाने, मगर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं रुपया हूं, सबका चहेता, सबका प्यारा, सबका दुलारा हूं। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे पाने की हसरत में जी तोड़ मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी संघर्षों से जूझता रहा हूं, बदलता और बिगड़ता रहा हूं। एक वक्त था जब मैं लोहार के हथौड़ों से और कुम्हार के ठठेरों से बनता था। कभी सोने, कभी चांदी, कभी तांबे, कभी मिट्टी के सिक्कों में चलता था, कभी कौड़ी के भाव में भी रहा और बाद में कागज ही मेरी पहचान बन गई। लेकिन मुझे अपने होने का असली एहसास तब हुआ जब मैं आजाद भारत की फिजा में। आजादी से पहले मेरा रंग ब्रिटिश हुकूमत के रंग में रंगा था। मेरे हर लिबास पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर छपी रहती। लेकिन आजादी के बाद ये गुलामी का लिबास भी हटने लगा और मेरी रंगत बदलने लगी। 1949 को मैं पहली बार भारत में छपा और रूप था ₹1 का। मेरे इस रूप का आकार बड़ा था और तब मुझ पर किंग जॉर्ज की तस्वीर नहीं, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र की तस्वीर थी, जिसे देख देख मैं इतराता था। इसके अलावा तंजौर मंदिर, यूएन कैपिटल, गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरों से भी मैं 20-22 सालों तक सजता संवरता रहा। और फिर आया साल 1969, जब मैं पहली बार सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी के सूत काटती हुई तस्वीर के लिबास में आया। हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे मुझ पर जैसे वज्रपात सा हो गया, जब मेरे 500 और 1000 के नोटों को बिना इत्तला किए बंद कर दिया गया। और तब पूरा देश कई महीनों तक कतार लगाकर मुझे बैंकों की खिड़कियों तक छोड़ने आया। मैं गमगीन था, कुछ हैरान परेशान भी, लेकिन इसके बाद मैं 2000 के गुलाबी रंग के नोट में भी आ गया और फिर
शहर शहर गांव का सफर शुरू हो गया। इससे पहले मेरे ठिकाने कम ही थे, अधिकतर बैंक या तिजोरी में ही रहना पड़ता था। लेकिन फिर एटीएम भी आया, कई पेमेंट ऐप आए और मैं आसानी से इधर से उधर घूमने लगा। और हाँ, एक अच्छी खबर भी है कि अब मैं वर्चुअल दुनिया में भी एंट्री करने वाला हूँ, क्योंकि सरकार ने हाल ही में डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा की है। मतलब है कि मैं डिजिटल अवतार में आने वाला हूँ। ये थी मेरे संघर्ष और बदलावों की कहानी। इन तमाम बदलावों और संघर्षों के बीच एक बात का मलाल मुझे हमेशा रहता है कि मेरी तुलना उस अमेरिकी डॉलर से होती है जो कभी मेरे बराबर था। मैं मंदी, आर्थिक उदारीकरण जैसी कई वजहों के चलते कमजोर होता गया और डॉलर मुझसे करीब 78 गुना ताकतवर हो चुका है। आजादी से अब तक मैं 1775% गिर चुका हूं, लेकिन टूटा नहीं हूं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मैं एक बार फिर से तनकर डॉलर के बराबर खड़ा हो पाऊंगा और कह पाऊंगा, मैं रुपया हूं, मैं भारत की मुद्रा हूं। ईटी नाउ स्वदेश। तो रुपए की कहानी के बाद बात करते हैं चांदी की, यानी गरीबों के सोने की, जिसकी चमक हर किसी को लुभाती है। यही वजह है कि आज़ादी से अब तक चांदी 73,000% तक महंगी हो चुकी है। 1947 में 107 रुपए किलो बिकने वाली चांदी 2020 में 78,000 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन आने वाला वक्त चांदी के लिए कैसा रहेगा? क्या चांदी की चमक आगे भी बरकरार रहेगी? देखिए ये खास रिपोर्ट। वक्त बदला, निवेश के तौर तरीके बदले, पुराने विकल्पों की जगह नए विकल्प, फिर फिजिकल से डिजिटल तक का सफर। सोने के बाद अगर देश में किसी एसेट क्लास की आम लोगों के बीच लोकप्रियता है तो वो चांदी है। यही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटी की लिस्ट में भी चांदी शामिल है। दुनिया भर में चांदी की कुल खपत में आधा हिस्सा सिर्फ इंडस्ट्री के लिए जाता है। यही वजह है कि चांदी साल दर साल लगातार महंगी होती जा रही है। 2020 के रिकॉर्ड स्तरों को देखें तो आजादी से अब तक चांदी 73,000% तक महंगी हो चुकी है। मौजूदा स्तरों से भी तुलना करें तो चांदी 1947 के भाव से करीब 55,000% ऊपर है। 1947 में चांदी का भाव 107 रुपए प्रति किलो था, जो 1974 में बढ़कर 1,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई। वहीं साल 1987 में चांदी 5,000 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। साल 2004 में आते आते चांदी 10,000 के पार चली गई। वहीं 2008 में चांदी का भाव 25,000 का स्तर भी पहुंच गया। यानी चांदी की चमक समय के साथ जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है। 2020 में तो चांदी ने कमाल ही कर दिया। चांदी 78,000 के रिकॉर्ड स्तरों के करीब चली गई। हालांकि रिकॉर्ड स्तरों से चांदी फिलहाल 25% से ज्यादा नीचे है, लेकिन तेजी की संभावनाएं अब भी बरकरार है। चांदी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये प्रेशियस और इंडस्ट्रियल दोनों कमोडिटी है। इसलिए सोने में तेजी के अलावा बेस मेटल्स की मांग का फायदा भी चांदी को खूब मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक, सोलर पैनल से लेकर पावर और फार्मा सेक्टर तक में चांदी की जबरदस्त मांग है। टैबलेट हो या फिर स्मार्टफोन, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चांदी का इस्तेमाल होता है। इंडोर प्लम्बिंग से लेकर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी तक में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, रूरल इलाकों में ज्वेलरी के लिए चांदी सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। चांदी की रिसाइकलिंग के लिए उपलब्धता सीमित होने से इसकी मांग हमेशा है। इस वजह से चांदी चमकने के लिए तैयार रहती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सप्लाई की दिक्कतों की वजह से दुनिया भर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हुई है। यही वजह है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सुस्ती के साथ चांदी की रफ्तार भी कम हो गई है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड में रिकवरी आएगी और सोना भी तेज होगा तो चांदी फिर नई उड़ान भर सकती है, क्योंकि बाकी कमोडिटी के मुकाबले वैल्यूएशन के लिहाज से चांदी सबसे ज्यादा आकर्षक है। ऐसे में 75 सालों के स्वर्णिम इतिहास को चांदी आगे भी दोहरा सकती है। ईटी नाउ स्वदेश के लिए विश्वमोहन कुमार की रिपोर्ट।
और अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनोखे अंदाज से हर घर तिरंगा अभियान को जोड़ा। प्रधानमंत्री ने राखियां बांधने आए हर एक बच्चे को एक एक तिरंगा दिया। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में पूरे जोश खरोश से चल रहा है। यूपी के प्रयागराज में इस मौके पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हर घर तिरंगा अभियान कैंपेन की शुरुआत की। अरे दादा ओ साहेब ओ अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये बहुत ही उत्स्फूर्त सभी जगह पे जोश उत्साह दिखाई पड़ रहा है। सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, नागरिक सभी लोग, और ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जागरूक करने वाला कार्यक्रम है। और इसलिए मैं सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ अपने घर घर पे तिरंगा फैलाकर यहाँ पर ये हमारा जो महोत्सव है उसे हम यशस्वी। सभी लोगों ने महाराष्ट्र के आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है, हर घर तिरंगा लगना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता भी उसमें सहभागी हो और मेरा विश्वास है महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा लगेगा। और स्वदेश आर के इस एडिशन में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 18 नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी का रक्षा सूत्र, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कमोडिटी पोर्टफोलियो की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे कौन से सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। आज इस हमारी खास पेशकश में प्रेशियस मेटल्स पर खास फोकस होगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और फेस्टिव सीजन प्रेशियस मेटल के बिना अधूरा रहता है। आज हम सोने चांदी के बारे में तो बताएंगे, साथ ही डायमंड खरीदारी के विकल्प के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको क्या एहतियात बरतना है इसके बारे में भी बताएंगे। और आपको इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। भावी पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, कुणाल शाह हैं हमारे साथ निर्मल बंग से, साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं इब्जा के सेक्रेटरी हैं, और तान्या रस्तोगी जी हैं जुगल किशोर ज्वेलर्स से। आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में अब अगले 1 साल तक, अगले फेस्टिव सीजन तक किस तरह का मूड माहौल होगा, इस पर हमने एक पोल भी किया था गोल्ड पर, और कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से उनकी राय जाननी चाहिए कि अगले 1 साल में वो गोल्ड को कहां तक जाते देख रहे हैं। तो केडिया कम्युनिटी ने सबसे बड़ा टारगेट, और आईएफएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से बड़ा टारगेट आया है 60,000 तक लगता है आईएफएल सिक्योरिटीज़ को कि गोल्ड अगले 1 साल में जा सकता है। वहीं केडिया कम्युनिटी को लगता है कि 58,000 गोल्ड छू लेगा अगले 1 साल में। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट 56,500 रुपये का है गोल्ड के लिए। पैराडाइम कम्युनिटी का भी 56,000 के आसपास का है। एसएमसी ग्लोबल का भी 56,000 का ही टारगेट है। ट्रस्ट लाइन का 55,000 का टारगेट अगले 1 साल के लिए गोल्ड का है। वहीं कुबर्जी ग्रुप ने 54,850 रुपए का टारगेट दिया है गोल्ड के लिए अगले 1 साल में। कुणाल जी, सबसे पहले अब आपसे मेरा सवाल होगा, अगले 1 साल में गोल्ड पर आपका व्यू क्या है, क्या लग रहा है, किस तरह से माहौल बदलेगा, और क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड कीमतों को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? जी, 1 साल का व्यू तो बहुत तेजी का लग रहा है। उसके 2 रीज़न है। एक, जो फेडरल रिजर्व अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, सो एक पॉइंट ऐसा आएगा मार्केट में कि दे विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट देयर विल बी रिवर्सल, और रिवर्सल जब होगा तब गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी हो जाएगी, स्पेशली गोल्ड में। सो कंजर्वेटिवली मेरा मानना ऐसा है कि गोल्ड इज पॉइज्ड टू टेस्ट बाय नेक्स्ट दिवाली roughly around $2,050. आपका व्यू गोल्ड को लेकर क्या है अगले 1 साल के लिए मेहता जी? मुझे ऐसा लगता है, मैं भी कुणाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब तक तो गोल्ड में ठहराव है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां से वो यूएस जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकेगा,
और वहां से गोल्ड में बिल्कुल तेजी आएगी। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ अगले एक साल में गोल्ड को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि अगले एक साल में गोल्ड लगभग $2300 के आसपास छू सकता है। यदि हम करंट करेंसी रेट से उसको कन्वर्जन करते हैं तो भारतीय बाजारों में इसका मूल्य लगभग 63,000 के बराबर हो सकता है। जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी हमें भूलने नहीं चाहिए। जो फैक्टर्स जो चाइना ताइवान को लेकर जो एक स्थिति बनी हुई है, रशिया यूक्रेन की स्थिति जो बनी हुई है, देखिए ये वॉर अभी तक खत्म ही नहीं हुए हैं और मुझे लगता नहीं कि नियर फ्यूचर में यहाँ से कोई भी ये वॉर खत्म होंगे। और दूसरी तरफ हमें रिसेशन को भी देखना होगा। जैसे जैसे हम रिसेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोग गोल्ड और सिल्वर को परचेस करना शुरू करेंगे। पहली तेजी गोल्ड से आएगी और उसके बाद सिल्वर उसको डेफिनेटली फॉलो करेगा। भाविक, आपको क्या लग रहा है? आप भी मानते हैं कि कुणाल जी की तरह और मेहता जी की तरह आपको भी लग रहा है कि यहाँ से अच्छी तेजी है गोल्ड में? जी ज़रूर, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट एक साल में 54 से 55,000 के लेवल्स आ सकते हैं गोल्ड में। दो रीज़न है। एक तो जैसे कुणाल जी ने भी बताया है कि जब भी यूएस फेड इंटरेस्ट रेट की जो हाइक है वो कम करेंगे तो उसकी वजह से सारा लिक्विडिटी है वो वापस रिस्की एसेट्स में जाएगी, जिसमें गोल्ड भी बेनिफिट होगा। और दूसरी अगर बात करें तो आई थिंक यूरो में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउन द लाइन कभी भी रिसेशन आ सकता है। आई थिंक इट इज़ अ ग्राउंड जीरो, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है और अभी कोई ऑल्टरनेट है नहीं। तो लास्ट 50 ईयर्स में भी अगर हमने देखे तो 8 बार रिसेशन आया है और 8 बार के रिसेशन में 6 बार गोल्ड ने डबल डिजिट गेन दिए है। बस 2 बार गोल्ड थे कि जहाँ पे उसने गेन नहीं दिया, बट वो लॉस भी था, वो सिंगल डिजिट ही था। तो अगर आगे जाके भी अगर रिसेशन आता है तो गोल्ड को ही बेनिफिट होगा और डबल डिजिट गेन देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर रिसेशन भी आता है तो 1980 से $2,000 का रेंज देख सकते हैं। यहाँ पे इंडियन करेंसी या MCX में मुझे लग रहा है कि 55,000 के करीब एक साल में हम देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस को। ओके, तान्या जी, अभी जो करंट माहौल है गोल्ड के लिए, क्या इस माहौल में किस तरह की डिमांड हाजिर में है और क्या उम्मीद करें, क्या ये डिमांड आगे भी बढ़ने वाले है? तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये वाला टाइम काफी लीन पीरियड होता है। एक बारी जैसे दिस इज द टाइम व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स टू पिक अप बट इट डज नॉट पिक अप एज येट। भाव भी अगर आप देखें तो भाव भी यही है, सपोर्ट कर रहा है इस पुरानी हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस को। कस्टमर काफी वॉचफुल है, जैसे अभी सारे बताए जियोपॉलिटिकल इश्यूज, अभी कस्टमर इंडिया का खुद ही एक्सपर्ट हो चुका है। एवरीबडी नोज गोल्ड रेट एंड एवरीबडी नोज की डिप का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो अब जैसे शॉर्ट टर्म पे पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई चाइना ताइवान, चाइना हैज अनाउंस्ड दैट इट सीज्ड इट्स एक्टिविटी बट देन अगेन इट अनाउंस्ड दैट इट मे गो फॉर वॉर, जो ये फेड रेट हाइक का है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच आर रिकटी, कस्टमर को वो क्यूरियस बना रहा है। तो मार्केट ने ही पिकअप करा है, लेकिन वॉकिंग शुरू जरूर हो गई है एंड क्वेश्चनिंग जरूर शुरू हो गई है। राखी का त्योहार हमारे यहाँ, इंडिया इज अ फेस्टिव कंट्री, मार्केट्स आर वेरी फेस्टिव ड्रिवन। सो एक छोटा हलचल जरूर आ जाता है स्मॉल टिकट आइटम्स में। मैं कहूंगी जैसे गिफ्टिंग का आइटम है, राखी का अपने आप में फेस्टिवल। ऑल्सो जैसे अब 2 साल से हिस्टोरिकली ये शायद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ गया है क्लाइंट का, तो वो भी ये समझता है कि एक्सपेंसेस पे वेस्ट करने से, लग्जरी एक्सपेंसेस से वेस्ट करने से मनी बेटर है कि गिफ्ट में आप एसेट पे एक्सपेंडिचर करें, विच इज गोल्ड। सो इसका वजह से एक छोटा वॉक इन अभी जरूर आया है, लेकिन अभी क्योंकि शॉर्ट टर्म में जरूर एक बार एक पिकअप एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी थोड़ा दिन स्लो चलेगा, दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। तो वॉक इन अभी बहुत ग्रेट नहीं है, मार्केट्स अभी पिकअप नहीं हुए हैं, पर हाँ दिवाली तक बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशंस हैं, भाव के भी ऊपर जाने के एक्सपेक्टेशंस हैं। और आई सपोर्ट, जो आई एब्सोल्युटली अग्री विद मेहता जी, वी आर वेरी बुलिश फॉर गोल्ड। अगर आप देखें तो डॉलर जिस तरीके का अमेरिका का पॉलिसी रहा है, फाइनेंशियल पॉलिसी ईजिंग का और टाइटनिंग का, तो वो डॉलर का डिवैल्यूमेंट का अच्छा खासा रिस्क है, तो वो गोल्ड पर आएगा। और ऐसे कई फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो दिख रहे हैं आते हुए। व्हेनेवर अभी आप देखें ना, इतना कुछ भी कई नए फिर पैंडेमिक्स के डर, फियर स्केयर्स आ रहे हैं, एंड स्मॉल लिटिल पे भी लेवल पे ही देखिए, बट गोल्ड रिएक्ट्स टू इट। सो परहैप्स आई एब्सोल्युटली एग्री विद मेहता जी ऑन दैट। यानी सभी एक्सपर्ट्स का एक ही मत है कि लंबी अवधि में डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी तेजी है, लेकिन त्योहारी सीजन अब शुरू हो चुका है, ऐसे में कुछ विकल्प है। इस विकल्प में से कुणाल जी, अगर चुनना हो आपको गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF या ई गोल्ड या डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बार या कॉइन या फिर गोल्ड ज्वेलरी, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है
और अगर आप ट्रेडर भी हैं और पुराने एनालिस्ट भी हैं तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? इनमें से कौन सा विकल्प आपको पसंद आ रहा है? आई थिंक गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत ही अच्छी स्कीम है रिटेलर्स के लिए, जो गोल्ड में डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, सो पर ईयर। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्कीम टू इन्वेस्ट इन, एंड आफ्टर दैट यू हैव गोल्ड ETF, दे हैव देयर रोल. So I think the most preferred way I would be sovereign gold bond or gold ETF. बॉन्ड और गोल्ड ETF दो सबसे बेहतर विकल्प कुणाल जी को लग रहा है। मेहता जी, आप किस विकल्प के साथ जाएंगे? अगर आपको गिफ्ट देना है इस त्योहारी सीजन तो आप क्या गिफ्ट देंगे? कौन सा गोल्डन गिफ्ट आप देना पसंद करेंगे? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि आप गिफ्ट किसको देना चाहते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप आपके घर में गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप यदि गोल्ड कॉइन देंगे या सिल्वर या गोल्ड ETF देंगे या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो ज्वेलरी के साथ फ्लॉन्ट करना चाहती हैं, वो दिखाना चाहती हैं ज्वेलरी को। तो यदि आप घर में कहीं गिफ्ट दे रहे हैं, यदि आप अपने किसी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी महिला को गिफ्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको ज्वेलरी गिफ्ट कीजिए। लेकिन यदि आप और किसी तरह की गिफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे विकल्प हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, ETF है या डिजिटल गोल्ड है, इस प्रकार के विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल कह दूं कि भारत में 70% ज्वेलरी का ही सेल होता है और ज्वेलरी सब हॉलमार्किंग आने के बाद ज्वेलरी बहुत ही बेहतरीन विकल्प है गिफ्टिंग करने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स, आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में गिफ्टिंग किसी को देनी है तो आप दूसरे विकल्प डेफिनेटली चुन सकते हैं। अब भाविक, आप क्या पसंद कर रहे हैं? इन किस विकल्प के साथ आप जाना चाहेंगे? जी, जैसे मेहता जी ने बताया, आई थिंक इट डिपेंड्स है कि आप कैसे इन्वेस्टर हो और किसको आप गिफ्ट कर रहे हो। अगर मुझे आई थिंक नियर एंड डियर वन या मेरी सिस्टर को देना हो तो मैं आई थिंक आइदर इट वुड बी ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म गोल्ड लेना है, जैसे कि इनफैक्ट आप अपने बच्चे के लिए, शादी के लिए या फिर अभी एक्यूमुलेट करना है, तो आई वुड गो विद गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पीरियड है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है और 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और किसी को अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना है कि जहाँ पे उनको इक्विटी है बट उनको गोल्ड में भी थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तो आई थिंक इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू गो विद गोल्ड ETF। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर किसी को लॉन्ग टर्म करना है तो गोल्ड बॉन्ड, किसी को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है गोल्ड ETF, और अगर नियर एंड डियर वन है जिनको अभी गिफ्ट चाहिए तो आई थिंक गोल्ड बार्स या गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड ज्वेलरी। सही बात है कि आप किसको गिफ्ट कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, फिर आप देख लीजिए कैसे क्या गिफ्ट करना है। तान्या जी, आप दोनों ही फैक्टर्स आपके लिए ऐसा है कि आप गोल्ड ज्वेलरी ही पसंद करेंगी, जैसा मेहता जी कह रहे थे। एक तो आप ज्वेलर हैं, दूसरे महिलाओं को ज़्यादा ज्वेलरी ही पसंद आती है। इसके बाद भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या पसंद करेंगी। नहीं, लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड व्यू रखते हैं गोल्ड का, वो ये भूल जाते हैं कि वो जो भी आपकी विमेन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाते हैं वो अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट तो ज्वेलरी में ही करती है। सो गोल्ड इज द ओनली एक्सपेंडिचर इन द वर्ल्ड विच इज ऑल्सो अ लग्जरी एक्सपेंडिचर बट इज ऑल्सो एन एसेट। तो कहीं ना कहीं आई वुड एब्सोल्युटली, यू आर राइट, आई एम अ ज्वेलर, आई ऑलवेज सपोर्ट दैट एज अ ज्वेलरी, बट ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड वे कि आप बच्चे को नॉट ओनली ज्वेलरी बट आप आजकल कितने इजी फॉर्म्स ऑफ 1 ग्राम के सोने से भी कॉइन्स शुरू हो गए हैं। इट्स अ वेरी गुड वे कि आज के यूथ को आप फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए शुरू से ही गेट देम इनटू द बेस लेवल पर ही शुरू आ जाए। ये इन्वेस्टमेंट का जो एक सहूर है वो इस उम्र में मिले तो बच्चों को, छोटी भाइयों की तरफ से अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे टू टीच देम हाउ टू सेव मनी एंड मेक इट फॉरवर्ड। ओके, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी आप निवेश एंगल रख सकते हैं, क्योंकि वो भी आप शो ऑफ करने के अलावा अभी आप निवेश का भी नजरिया उसमें रख सकते हैं। लेकिन आपका व्यू ऐसा होना चाहिए कि आप इसमें
आप अपने देख लीजिए कि गिफ्ट किसे करना है और क्या नज़रिया है, क्या रिटर्न के लिए लेना चाह रहे हैं, निवेश के लिए लेना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। चलिए अब चांदी की बारी आती है, क्योंकि चांदी पर भी हमने एक पोल किया है। एक साल के लिए कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के हमने टारगेट लिए हैं। तो केडिया कमोडिटी का सबसे ज़्यादा टारगेट है चांदी को लेकर, उन्होंने 90,000 रुपये तक का टारगेट दिया अगले एक साल के लिए। मोतीलाल ओसवाल 80,000 रुपये का टारगेट है, एसएमसी ग्लोबल का 74,000, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ का 70,000, बाकी जो ब्रोकरेज हाउस है उनका भी 65,000 से 70,000 के बीच का ही टारगेट है। यानी सब बुलिश है और चांदी अट्रैक्टिव भी है, क्योंकि जिस तरह से बाकी कमोडिटी के मुकाबले चांदी अभी भी अट्रैक्टिव लेवल पे है, चाहे वो गोल्ड के मुकाबले या कॉपर या बाकी बेस मेटल्स के मुकाबले भी तुलना करे। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड आगे पिकअप करेगी उसका फ़ायदा तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो, पावर, फार्मा समेत तमाम ऐसे सेक्टर है जिसमें चांदी का इस्तेमाल होता है। कुणाल जी, सबसे पहला आपसे ही मेरा सवाल होगा, चांदी क्या लग रहा है यहाँ से, जिस तरह से एक रेंज बाउंड काफ़ी लंबे समय से चांदी घूम रही है, आपको लग रहा है यहाँ से बड़ी तेजी आने वाली है अब चांदी में? नॉट इमीडिएटली ऐसा नहीं, बट ऑलरेडी चांदी में आप देखिए 10% का मूव आ गया। 54,000 वाला सिल्वर 59,000 ऑलमोस्ट हो गया। अभी भी फंडामेंटल सिल्वर के तेजी रही है। विद द मार्केट वॉलेटिलिटी धीरे धीरे सिल्वर 65-66,000 के लेवल्स टेस्ट कर सकती है, ऐसा मेरा व्यू है। ओके मेहता जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है कि चांदी आगे बेहतर रिटर्न देगी, गोल्ड को सरपास कर सकती है? देखिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चांदी मोस्ट वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। हमने पहले भी देखा, अभी कुछ दिनों पहले चांदी $18.5 के आसपास आ गई थी और तब ऐसा लग रहा था कि चांदी बिल्कुल 16.5-16.5 डॉलर के आसपास आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चांदी ने 10% से ज्यादा उछाल आ गया। मैं इस साल के लिए चांदी का टारगेट लगभग $33 के आसपास रखता हूं। तो मेरे हिसाब से यदि करंट करेंसी रेट से उसको कन्वर्ट करें तो इसका भारतीय बाजारों में मूल्य लगभग 95,000 से 96,000 के आसपास रहने की मुझे उम्मीद है। चांदी में जो ठहराव आया हुआ है और जिस प्रकार का एक्यूमुलेशन चांदी में $18 से $21 के बीच में जो हो रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन एक्यूमुलेशन है। इस प्रकार के एक्यूमुलेशन हम ज्यादा करके मार्केट में देखते नहीं है। आप बिल्कुल इसकी जो रेंज देखें तो लगभग हम पिछले 2 महीने से 3 महीने से देख रहे हैं कि चांदी $18.5 से $21-22 के बीच में मूव कर रही है। तो इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। चांदी लेकर चांदी के भी आजकल सिल्वर ETF जिस प्रकार के विकल्प हैं, उसमें बिल्कुल चांदी में निवेश करना बहुत ही मायने रखता है। ओके भाविक, आपका व्यू क्या है चांदी को लेकर, और अगले एक साल तक आप किस तरह के टारगेट देख रहे हैं चांदी में? मुझे अभी भी लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा ज़्यादा आउटपरफॉर्म करेगा चांदी के कंपैरेटिवली, और मेरा टारगेट रहेगा आई थिंक 64 से 65,000। अगर सिल्वर की बात करें तो आई थिंक 60% हम देखते हैं कि उसका इंडस्ट्रियल यूजेज है, और आगे जाके अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है या थोड़ा रिसेशन आता है तो चांदी ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्म करेगी। मेन क्वेश्चन यही है कि हमने सोने में तेज़ी देखी पर चांदी में क्यों तेज़ी नहीं देखी, मतलब क्यों लोग चांदी में इतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं बाइंग में। और अगर हेज फंड की भी पोजीशन देखें आई थिंक कोई भी अभी लॉन्ग नहीं कर रहा है। तो इंस्पाइट के वो पुअर मैंस गोल्ड है, पर अभी भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो चांदी भले ही सस्ती है और सोना महंगा है, बट वो सोना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि आगे जाके सोने का रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और आगे जाके सोने का आउटलुक भी अगर देखें फंडामेंटली तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक आगे जाके अगर इकोनॉमी बूम होती है तो मुझे लग रहा है कि चांदी आउट परफॉर्म हो सकती है, बट अभी नहीं लग रहा है कि इकोनॉमी बूम हो सकती है। अभी लग रहा है कि इकोनॉमी आइदर स्टेडी रहेगी या थोड़ी डिक्लाइन होगी, तो उसकी वजह से मैं चांदी में ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। बट हाँ, गोल्ड के पीछे एटलीस्ट 65,000 तक तो लेवल एक साल में मुझे लग रहा है। हालांकि हाल के निचले स्तरों से जैसा कुणाल जी कह रहे थे कि 10% की तेजी आ भी चुकी है, इसके बाद अगर यहाँ पर भी इन करंट लेवल पर भी अगर किसी को खरीदना हो कुणाल जी, तो चांदी के किस विकल्प के साथ जाए? क्या वायदा में ट्रेड करे, वायदा के जरिए खरीदे, या सिल्वर ETF का भी बेहतर विकल्प मार्केट में है, या सिल्वर की ज्वेलरी खरीदे, बार खरीदे, कॉइन खरीदे? आप क्या सलाह देंगे, चांदी में किस तरह से खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे? आई थिंक सिल्वर ETF इंडिया में स्टार्ट हो गया है। सिल्वर ETF एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बार आई वुड नॉट रिकमेंड सिल्वर ETF में निवेश करना चाहिए। इट्स अ गुड वे टू इन्वेस्ट इन मार्केट। ओके मेहता जी, आपको सिल्वर ETF निवेश के लिए कैसा लग रहा है?
सबसे बेहतरीन विकल्प है। भारतीय बाजारों में सिल्वर ईटीएफ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर ईटीएफ की बहुत अच्छी डिमांड थी और पकड़ थी। अभी पिछले 7 महीने पहले सेबी ने इसे परमिट किया है और बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर जो फंड हाउसेस हैं वो सिल्वर ईटीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ सबसे बेहतरीन विकल्प है। सिल्वर बार को लेकर रखने में थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि जो लोग होते हैं उनके पास ये एक्सपर्टाइज नहीं होती है कि किस प्रकार का सिल्वर बार खरीदा जाए, क्योंकि सिल्वर में कहीं पर भी हम प्योरिटी के लेवल को लेकर हमेशा एक शंका बनी रहती है। जिस प्रकार के गोल्ड में इंडिया गुड डिलीवरी सिस्टम वगैरह है, सिल्वर में अभी तक इस प्रकार के सिस्टम नहीं है। सिल्वर ईटीएफ सबसे बेहतरीन विकल्प है और सिल्वर ईटीएफ के साथ ही मैं जाने के लिए रिकमेंड करूंगा। ओके, यानी सिल्वर के अगर किसी विकल्प को चुनना है तो मेहता जी को लगता है सिल्वर ईटीएफ सबसे बेस्ट है। कुणाल जी को भी सिल्वर ईटीएफ पसंद है। कुणाल जी, अगले 1 साल के लिए आपका टारगेट क्या है चांदी में यहाँ से? जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे लग रहा है 65-66,000 ऑन इंडियन बोर्सेस, प्रोवाइडेड करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो जाए। बट लग रहा है डॉलर कहीं ना कहीं 2023 के फर्स्ट हाफ में है डेप्रिशिएट होगा। यूएस डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे जो अभी 106 चल रहा है वो धीरे धीरे नीचे आके 199 आ जाएगा और वो टाइम पे सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में $24-25 और इंडिया में 66-67,000, कंसिडरिंग रूपी वो टाइम पे रफली अराउंड 76-77 के बीच में होगा। सो दैट्स माय व्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर। तान्या जी, चांदी की डिमांड फिजिकल में फिलहाल किस तरह की है, और अगर कोई फिजिकल्स में चांदी खरीदने जा रहा है तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, चांदी जैसे बताया गया बहुत वॉलेटाइल है और एक 75,000 का जो एक मार्क है जिसपे बहुत लोग बर्न्ट होता है ना, बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, बहुत लोगों ने बहुत नुकसान दिया हुआ है, तो बहुत वैरी है कस्टमर सिल्वर का। दैट सेड, अभी एज ऑफ नाउ अगर आप वो गोल्ड सिल्वर रेशियो देखिए तो हाल में अगर रिसेंट टाइम में देखें तो वो थोड़ा गिरा ही है। इसका मतलब राइट नाउ सिल्वर इज रैलिंग अ बिट मोर देन गोल्ड, बट उसका रीजन ये भी है कि गोल्ड अभी डॉर्मेंट बैठा है, अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। आई पर्सनली फील कि वंस गोल्ड स्टार्ट्स टू परफॉर्म वो सिल्वर को आउट परफॉर्म करेगा। तो आई ऑल्सो बिलीव कि 65,000 तक रहेगा। एंड सिल्वर अपने आप में खरीदने में इट इज अ वेरी वॉल्यूमिनस इन्वेस्टमेंट बेस के लिए अगर कोई लेता है तो वॉल्यूमिनस है। और जो ये ईटीएफ वाला ऑप्शन बताया जा रहा है, इंडिया में ये समझना पड़ेगा कि गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी इमोशनल बाइंग, अभी वो अपने पास रखना चाहते हैं। एंड अगर देखें तो 70% सोना रूरल एरियाज में बिकता है, वो अपना जितना भी एसेट है वो पहनना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। दे डोंट ट्रस्ट बैंक्स, दे डोंट ट्रस्ट एनीबडी एल्स। तो उस तरीके से अगर देखिए तो सिल्वर इज एक्चुअली नॉट अ पुअर मैन्स गोल्ड, इट इज अ वॉल्यूमिनस थिंग जो ओवर एंड अबव द गोल्ड जो या शुरू करना चाहते हैं। एंड अच्छा, ऑल्सो सिल्वर अपने आप ये भी देखिए कि इट्स एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उसका आप प्रोडक्शन इतना बढ़ नहीं सकता एज पर द डिमांड, तो काफी वॉलेटाइल रहने का उसका चांस अभी भी रहेगा, बरकरार रहेगा। सो पर्सनली आई फील ऑल्सो सपोर्टेड बाय द वॉक-इन, आई वुड से कि सिल्वर इज going to be not going to be comparable to the gold in the coming year. ओके, चलिए अलग अलग व्यू है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं डायमंड की। और डायमंड में सबसे पहले अब 2 तरह की बात डायमंड है मार्केट में, एक नेचुरल डायमंड जो माइनिंग के जरिए निकाले जाते हैं नेचुरल तरीके से, और दूसरा वही प्रक्रिया अपना के जब लैब में डायमंड तैयार किए जाते हैं। तो मेहता जी, अगर लैब डायमंड और इसमें नेचुरल डायमंड की अगर बात करें तो दोनों में फ़र्क क्या है, और अगर किसी को ख़रीदारी करना है तो किस तरफ जाना चाहिए, लैब डायमंड की तरफ या फिर नेचुरल डायमंड की तरफ? हाँ, देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आप लोगों के जितने लोगों के भी घर में डायमंड है वो जाके चेक करवा लीजिए कि कहीं वो डायमंड रियल डायमंड है या वो बरसों से लैब ग्रोन डायमंड ही खरीद रहे हैं और इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। देखिए, डायमंड खरीदने में जो सबसे बड़ी अड़चन जो मुझे लगती है, मैं इसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं मानता, क्योंकि बैंक आपको डायमंड ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन नहीं देती, आपको गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में सिर्फ बैंक लोन देती है। तो यदि आप डायमंड खरीदते हैं तो आप किस बिना पे खरीद रहे हैं? आप सिर्फ इस बिना पे डायमंड खरीद रहे हैं, इस बेस पे खरीद रहे हैं कि आपका ज्वेलर आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ, मैं आपको डायमंड बेच रहा हूँ, और वो खुद ही उसका सर्टिफिकेट देता है, या कुछ जो 2-4 बड़ी एजेंसियां हैं वो उसका सर्टिफिकेशन करती हैं।
लेकिन हमने ये देखा है, हमारे पास में एसोसिएशन में इतनी कंप्लेंट आती है डायमंड ज्वेलरी को लेकर, तो मैं डायमंड ज्वेलरी विकल्प को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं तो सभी इन्वेस्टरों से, सभी हाउस होल्ड वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपकी पुरानी डायमंड ज्वेलरी जाके टेस्ट करवाइए और पता कीजिए कि क्या आपको डायमंड ज्वेलरी बेची गई है या कोई और ही डायमंड आपको बेचा गया है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर बैंक लोन नहीं देती वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ उसको कंजम्पशन के रूप में लीजिए। आप उसको जिस तरह से आप कोई घर के अंदर फर्नीचर खरीदते हैं, उस तरह से अगर आपको डायमंड खरीदना हो तो बेशक खरीदिए। मैं डायमंड को कोई एसेट विकल्प मानता ही नहीं, को एसेट क्लास के तौर पे नहीं लीजिए। और जो भी डायमंड, क्योंकि लैब डायमंड तेजी से बन रहे हैं और तेजी से इसकी डिमांड भी मार्केट में है, क्योंकि ये आमतौर पे 50% से 70% तक सस्ते होते हैं नेचुरल डायमंड के मुकाबले। इस वजह से इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है और कई सारे इंडस्ट्री, कई सारे कंपनियां यहाँ पर जो ज्वेलरी कंपनियां, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लैब डायमंड बना भी रही है। तान्या जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी नेचुरल डायमंड और लैब डायमंड में फ़र्क? सो इट इज बीन मैंडेटेड, जो आपने बोला मेहता जी ने कि डायमंड अपने आप में इन्वेस्टमेंट, द पॉइंट इज कि वो जब तक गोल्ड में भी यही था कि जब तक वो हॉलमार्क्ड नहीं था, देयर वाज अ रिपोर्ट कि 46% ऑफ द सर्वे में 46% पीपल सेड दैट दे वांट टू बाय गोल्ड बट दे डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस। सो सेम थिंग विद डायमंड, अपने आप में वो प्रोसेस जब तक मैनेज्ड आउट नहीं हो जाएगी, वो इंटायरली सर्टिफाइड नहीं हो जाएगी, तब तक थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट रहेगा। बट अगर आप देखिए, जैसे गोल्ड है वैसे ही डायमंड, पीपल डोंट माइंड टू पे अ बिट एक्स्ट्रा once they know that their money is safeguarded। और रियल प्रैक्टिस देखिए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस ये है, मैं मानती हूँ बैंक नहीं फाइनेंस करता है, बट अगर आप देखिए तो ज्वेलर्स कितना, एक मेरे छोटे लखनऊ के शहर में 5000 ज्वेलर है और ज्वेलर अपने आप में एक बैंक होता है। एंड मोस्ट ज्वेलर्स, मोस्ट रेप्यूटेड ज्वेलर्स guarantee back the payment of diamonds and it is a daily practice, it is happened and it is done also। तो women don't mind paying a little bit extra as long as they know कि what they are getting is genuine and certified। नाउ कमिंग टू लैब ग्रोन डायमंड, वो अगर देखें तो वो मैंडेटेड है कि उसमें आपको प्रीफिक्स करना ही है, जितना सर्टिफिकेशन है उसमें आपको मैन मेड, मैन ग्रोन, लैब ग्रोन ऐसा करके कुछ प्रीफिक्स करना मैंडेटरी है। तो जहां ये प्रीफिक्स आया, वो जो एक इमोशनल कन्विक्शन होता है फॉर द बायर, वो चला जाता है। वो अगर आप देखें तो मार्केट साइज इंडिया में, हाँ अगर वर्ल्ड ओवर यूएस में देखें तो शायद 7% तक है, लेकिन इंडिया में देखें तो 1% शेयर भी नहीं है टोटल में लैब ग्रोन डायमंड का इन आर इंडिया। तो अपने आप में एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक इट इज डूइंग वेल। ऑल्सो जैसे पहले बोला कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ चुका है, तो अभी अगर किसी को वो ना इधर हियर, ना कि वो जरकॉन है और ना ही वो बिल्कुल जरकॉन के जैसा चीप नहीं है और डायमंड के जितना कन्विंसिंग नहीं है, तो आई डोंट थिंक वी आर इन थ्रेट एज। यानी यही मानना है कि डायमंड को लेकर कि अगर कंजम्पशन के लिए खरीदना है, आपको शो ऑफ के लिए खरीदना है तो खरीद सकते हैं, इसमें इसको एसेट क्लास के तौर पे नहीं देखो। लैब डायमंड की सबसे दिक्कत ये है कि रीसेल वैल्यू बहुत सारे ज्वेलर्स तो बिल्कुल ही नहीं देते, इसलिए कि कई सारे ज्वेलर्स का मैंने इंटरव्यू खुद किया था, उन्होंने साफ मना किया कि यहाँ पे कोई रीसेल वैल्यू, हालांकि कुछ का मानना था कि हम 70 से 80% देते हैं रीसेल वैल्यू, लेकिन कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो फिर इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, कुणाल जी आपका शुक्रिया, भाविक आपका शुक्रिया, तान्या जी आपका और मेहता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश को और भी खास बनाने के लिए। तो गोल्डन इन्वेस्टमेंट के जो रक्षा सूत्र की जो इस खास पेशकश थी, इसमें फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।